अस्सलाम वालेकुम जी। इनकलाब आ गया है और इनकलाब कहीं और नहीं आया बल्कि इनकलाब बांग्लादेश में आ गया है। लेकिन असल में क्या वाकई वहाँ पर इनकलाब आया है? ये जो इतना रौला मचा हुआ है, हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसके ऊपर। और जाहिर सी बात है, रौला कौन मचाता है? सबसे ज़्यादा जो हा हा ही मचाई होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथियों ने मचाई होती है। उन्होंने इस बार फिर से जो है वो मुसीबत डाली और गलत किस्म की मुसीबत डाली, और तमाम मुसीबतें उनकी अपनी लिए हैं। इस सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर जिस शख्स में अक्ल हो तो आप उसको यूथिया तो नहीं कह सकते। यूथिया तो होते ही बेअक्ले हैं। तो उन्होंने भाई खाम खा यूथियों ने शहबाज शरीफ को ठंडी ठाठ धमकियां देना शुरू कर दी हैं। ये धमकियां क्यों मिल रही हैं और ये क्यों दे रहे हैं धमकियां, इस सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ इमरान खान ने खुद पर लानत भेज दी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लानत भेजा इमरान खान साहब का फेवरेट मशगला है। इमरान खान साहब कभी पार्लियामेंट पे लानत भेजते हैं, फिर उसी पार्लियामेंट पे चले भी जाते हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस पे लानत भेजते हैं, फिर वो खुद पार्लियामेंटेरियन बन भी जाते हैं। अब क्योंकि ना वो पार्लियामेंट में है ना वो पार्लियामेंटेरियन है, तो फिर भी उन्होंने अपने ऊपर लानत भेज दी है। और कैसे भेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसकी भी तफसीलात बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ना हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो पीटीआई का सवाबी के अंदर जो जलसा हो रहा है और वो नाकाम क्यों हुआ, क्योंकि नाकाम तरीन जलसा था। और मैं आपको बताती हूँ क्यों नाकाम तरीन था, ये भी बताऊंगी। और इस जलसे का हसीना वाजिद के साथ क्या ताल्लुक़ है और हसीना वाजिद ने इस जलसे के ऊपर कैसे जो है अपना असर छोड़ा है, उस सब की हम सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर 20 साल से शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बरसर इख्तिदार थी। और ज़ाहिर सी बात है, वो जो बरसर इख्तिदार थी वो इसीलिए थी क्योंकि उनको इंडिया नवाज़ वज़ीर आज़म कहा जाता है बांग्लादेश की, कि उनका टिल्ट इंडिया की तरफ था। उनके ऊपर यही बातें होती हैं, ये इल्ज़ामात भी हैं। और और खैर मैं इस वजह से भी कह रही हूँ कि इल्ज़ामात से कहीं आगे की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने कभी अच्छे कॉर्डियल टाइज़ नहीं रखे। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि शेख हसीना वाजिद और पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री रही है, बिकॉज शेख हसीना वाजिद वॉज एक्चुअली शेख मुजीबुर रहमान डॉटर। वो शेख मुजीबुर रहमान जिसको अभी कुछ दिनों पहले एक और पाकिस्तान का शेख मुजीबुर रहमान बनने की नाकाम कोशिश करने वाला आदमी, जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी ना अक्ल है और ना समझ है, वो उस शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाते फिर रहे थे। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है। आज उसी शेख मुजीबुर रहमान के, जिसने पाकिस्तान के टुकड़े किए, उस शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे के उसके उस मुल्क में जिसको उसने बहुत लड़ मर के जो है अलग किया, पाकिस्तान को दो लख्त किया, उसी जगह पर शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्समे थे आज इतने सालों बाद, ठीक है, उसके टोटे टोटे हो गए, उसके टुकड़े हुए। और पीटीआई को इससे सीखना चाहिए। और हसीना वाजिद उन्हीं की बेटी थी, और हसीना वाजिद जो है वो शेख मुजीबुर रहमान से भी ज़्यादा बड़ी डिक्टेटर थी और डिक्टेटर हैं। और उन्होंने इंडिया नवाज़ होने के बावजूद जब इंडिया भागने की कोशिश की चार्टर तैयारा लेकर के, और इंडिया ने भी उनको नहीं रखा। इंडिया ने भी कहा चलो जी यहाँ से भागो, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और जो बांग्लादेश की आवाम है, उन्होंने वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस से लेकर के हर जगह पर धावा बोला। और उन्होंने जो है बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसको इतना संगीन बना दिया है, इतना संगीन बना दिया है कि पीटीआई वाले इस पर बहुत खुश हो रहे हैं। हालांकि पीटीआई वालों को रोना चाहिए, इनको पिटना चाहिए, इनको बैन डालने चाहिए, इनको अपने आप को चपेड़े मारनी चाहिए, क्योंकि जिस शख्स को ये हीरो बना रहे थे, जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, ना सिर्फ उसके पुतले जो हैं वो टोटे टोटे हुए, पाश पाश हुए, ना सिर्फ उसकी बेइज्जती हुई, बल्कि शेख हसीना वाजिद जहाँ पे जो उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस था या वहाँ पर अवाम ने कब्जा किया। अवाम जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर काबिज़ हो गई। अवाम ने वहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है उनके घर के अंदर घुस करके उनकी बकरियाँ भी जो है वो पकड़ ली। अच्छा, आपको सिमिलर लग रहा है ना? सिमिलर लग रहा है ना कि 9 मई को भी तो ऐसा कुछ किया था पाकिस्तान के अंदर फितनों ने, जिनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, जिनका नाम इमरान खान और उनके पैरोकार हैं। उन्होंने कोर कमांडर के घर के अंदर ना सिर्फ आग लगाई, बल्कि उससे पहले फ्रिज के अंदर जाके सालनों के डोंगों के अंदर हाथ डाल के गंदे, ठीक है, उनके जो है सालन के अंदर तक हाथ डाले, खाने पीने की चीजें ऐसे उठा के फिर रहे थे, फिर पेटियां नाप रहे थे और सब कुछ। मतलब सिमिलर सीन जो यहाँ पर यूथियाज ने 9 मई को किया, वो बांग्लादेश की अवाम ने वहां पर आज 5 अगस्त को किया। लेकिन पीटीआई वाले इसके ऊपर कह रहे हैं हा जी बड़ा मजा आया जी, इनकलाब आ गया, बड़ा मजा आया जी, इनकलाब आ गया। और शहबाज शरीफ को ठंडी धमकियां, होम्योपैथिक धमकियां, होम्योपैथिक क्या, ना जिसका फायदा ना जिसका नुकसान। तो फायदा तो उसका टकेगा नहीं है और नुकसान भी उसका टकेगा नहीं होना शहबाज शरीफ को। वो जी उल्टा शहबाज शरीफ को धमकियां लगा रहे हैं कि देखे देखे जी शहबाज शरीफ साहब,
हसीना वाजिद की हुकूमत अवाम ने गिरा दी है, अब आपकी भी गिरा देंगे। तो भाई अवाम तो शहबाज शरीफ की हुकूमत मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की इस ख्वाहिश पर अमल करते हुए गिराएंगे। मैं देख रही थी ट्वीट, क्या नाम है उनका यार, नाम ही भूल जाता है भाई, हाँ क्या करें, मुन्नस लाई की, वो भिगोड़े भागे हुए, वो उन्होंने ट्वीट किया है एक कमरा शेयर करके तस्वीर। मुझे नहीं पता कि अब ये बांग्लादेश का हसीना वाजिद का रूम है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्लेम किया, क्योंकि इनका कुछ पता तो उन्हें होता नहीं है। ये तो कोई जेल की भी कोई ऐसी फजूल सी तस्वीरें निकाल के कहते हैं, कोई लश सी जगह की तस्वीर निकाल के कहते हैं देखो जी ये तो जेल थी, और ये वो वाली जेल थी जहाँ पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को रोका हुआ था। सरासर झूठ बोलते हैं, तो उनका मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन ये जो कहना चाह रहे हैं ना, उनके ऊपर इनकी क्लास जरूर बनती है। कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये हसीना वाजिद का बेडरूम है, मियाँ साहब इंज भी हो जाता है, अपनी तरफ से शहबाज शरीफ को लगा रहे हैं कि ऐसे भी हो जाता है। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि मुन्नस लाई जो कि पाकिस्तान में है नहीं, पाकिस्तान से कोसों दूर 7 समंदर पार है, इनके जो अब्बा जी हैं वो किसी डील के नतीजे में बीमार थे या जो भी थे, चुप करके चुप्पी का रोज़ा रख करके बैठे हुए हैं, और ये वहाँ से स्पेन से बैठ करके और यूरोप से बैठ करके ठंडी, एक होता है ना ठंडी झुकते हैं, एक होती है जी ठंडी धमकियाँ शहबाज शरीफ साहब को लगा रहे हैं। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं। मैं तो कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, और जो मुन्नस लाई साहब हैं, चले इनको जी और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 ट्वीट करने का इनको कोई सवाब मिल जाएगा, लेकिन होना है ना तभी कुछ नहीं है। वो एक सदीक जान साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब हसीना वाजिद के अंजाम से इबरत पकड़ें और आराम से मुस्तफ़ी हो जाए। मैं तो इन लोगों को कहूँगी कि भाई ये तो इबरत इमरान खान को दिलाएं, इमरान खान को कुछ शर्म हया कोई डर दिलाएं। वैसे तो अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए इमरान खान साहब, लेकिन ये उनको बताएं कि भाई वो शेख मुजीबुर रहमान जिसके पुतले नहीं छोड़े अवाम ने हैं, तो ये इमरान खान साहब आपका क्या होगा? वो हसीना वाजिद और वो हसीना वाजिद की पार्टी जिन्होंने इंडिया के आगे बांग्लादेश को बेच दिया और मुखबरियां करती थी और इंडियन एजेंडे के ऊपर बांग्लादेश में काम करती थी, और 20 साल इसी तर्ज के ऊपर उन्होंने हुक्मरानी की है। तो आप मुझे सीधी सी बात है कि बहुत सिंपल सी बात है कि आप मुझे ये बताएं कि जी ये जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब कर रहे हैं, इनको कितने नफलों का सवाब है? मुझे बस ये बताइए, इनको कितने नफलों का सवाब है कि जो फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये जो सवाबी के अंदर ये जो इन्होंने आज ड्रामा प्रोग्राम लगाया, जिसको हसीना वाजिद की इस्तीफे ने और हसीना वाजिद के भारत भागने ने और फिर भारत के उनको एक्सेप्ट ना करने पे ये जो पूरा हसीना वाजिद का जो एपिसोड हुआ है, जो उनकी लीडर की पीटीआई की यूथिया ब्रिगेड के हीरो शेख मुजीब की बेटी और पीटीआई के जो वो जो यूथियाज हैं जिसको हीरो मानते हैं शेख मुजीब, उसके बेटी के साथ, और जो पूरी की पूरी एपिसोड हुई है और जो उनकी बेटी के साथ हुआ है, उन्हीं की बेटी ने पीटीआई का पूरा जलसा वाड़ दिया है स्वाबी का। क्लेम इनका ये है पीटीआई वालों का कि जी हम हैं जी इंटरनेशनल पार्टी। पीटीआई क्लेम करती है कि जी वो नेशनल पार्टी है, यानी कि इंटरनेशनल फेम और नेशनल फेम कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया जहां में, और जलसा क्या कर रहे हैं वो नुक्कर में सवाबी में पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पैसों का जगह जगह से बंदों को ला करके हैं और एक जलसा मुनक्कद किया और बातें करते हैं कि जी हमारे से ज़्यादा पॉपुलर और कोई नहीं है। अगर इतने पॉपुलर हैं तो भाई इस्लामाबाद में क्यों नहीं करते जलसा, लाहौर में क्यों नहीं करते जलसा, वो उधर जलसा क्यों करते हैं? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि बैंड बजती है, जेल नहीं जाना चाहते। ये नेल्सन मंडेला का नाम तो लेते हैं, हसीना वाजिद का भी नाम लेते हैं, शेख मुजीब का भी नाम लेते हैं, लेकिन उनकी तरह जेल भी नहीं काटना चाहते। डरते हैं, बैंड बजती है, भगौड़े हैं, भागना है। इन्होंने बाहर के मुल्कों के जो दुश्मन मुल्क हैं उनके एजेंडा पे काम भी करना है, पाकिस्तान को आगे तरक्की की राह पर गामजन भी नहीं करना है, और फिर जो है इट खटक्का इन्होंने रियासत के साथ लगाए रखना है और लारा देना है। लारा देना है कैसा कि पता नहीं, मैं सुन रही थी कि जी जराए ये कोट कर रहे हैं कि जी ये हम पीपल्स पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जराए ये कोट कर रहे हैं कि अब इमरान खान जो है आसिफ अली जरदारी के साथ बात कर सकते हैं। तो भाई इमरान खान तो ये कहा करते थे कि भाई मेरे पर लानत है, इमरान खान पर लानत है अगर उनको कभी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़े। तो भाई अगर ये अब जो जराए हैं, जो जराए जानबूझकर लानते भिजवा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, क्योंकि वो ये बातें कर रहे हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहते हैं, जरदारी साहब के साथ कोई बैठ बूठ जाएंगे, कोई बातचीत कर लेंगे, तो मुझे ये बताएं कि फिर इमरान खान साहब इतना मुंह खोल खोल के क्यों बोला करते थे कि कभी वो आसिफ अली जरदारी तुम तो मेरी बंदूक की नशिस्त पर हो,
اور بلاول کے بارے میں تو میں بلاول کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور اگر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کبھی بیٹھ جاؤں یا بیٹھ گیا تو میرے پہ لعنت ہے۔ تو بھائی وقت ہوا جاتا ہے، اگر ذرائع کی خبریں ٹھیک ہیں تو پھر تو وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سب مل کر کے عمران خان کے حکم کو بجا لائیں، کیونکہ عمران خان صاحب خود ہی کہتے تھے کہ لعنت بھیجتا ہوں میں، جو بھی ان کے ساتھ بیٹھے گا تو بھائی پھر بھیجیں آپ ان کے اوپر لعنت، بس آپ انتظار کریں کہ جی اب یہ کیسے بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کلپ آئے گا، جیسے ہی وہ خبر آئے گی تو بھائی بس آپ شروع کر دیجیے گا بھیجنا۔ اور جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ریسکیو 1122 کی والی جو سچویشن جو بنگلہ دیش میں تھی اس سے، اور جو ہے اس سے بیسیکلی ڈرایا جا رہا ہے، تو میں قوم یوتھ کو اگین، کیونکہ ہیں تو ہمارے بہن بھائی نا، ہیں تو پاکستانی، اب جتنے بھی برے ہوں میں پھر سے آگے آ جاؤ، میں نے یہ باتیں کہنا چھوڑ دی ہیں کہ یہ قوم یوتھ میرا ولاگ نہ دیکھے، میں تو کہتی ہوں وہ سب سے زیادہ دیکھیں، کیونکہ جو عمران خان ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں، جو ان کی اپنی پارٹی ان کو نہیں بتا رہی ہے، وہ ہم جیسے لوگ ان کو بتائیں گے۔ آپ کی سائٹ کے ولاگرز اور پی ٹی آئی کی سائٹ کے اینکرز ان کو نہیں بتائیں گے سچ، لیکن ہم بتائیں گے آپ کو، ہم سچ بتاتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا نہیں ہے، بلکہ وہ جو سو کالڈ انقلاب تھا نا، وہ آپ ہی کے والا 2 نمبر انقلاب، آپ ہی کے والا وہ جو انقلاب ہے نا 2 نمبر، وہ اپنی موت آپ مرا ہے، اور وہ اس لیے اپنی موت آپ مرا ہے کیونکہ وہاں پر اقتدار جو ہے وہ آرمی نے سنبھالا ہے، مارشل لا لگا ہے وہاں پر، آرمی نے اقتدار سنبھالا ہے، اور وہاں پر اب شیخ حسینہ واجد کی پارٹی کو نکال کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو باقی جتنی بھی پارٹیاں بچتی ہیں ان کی ایک عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ موقع ملے گا کہ سب پوچھو۔ تو بیسیکلی یہ ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ اپیرنٹلی جو پولیٹیکل پارٹی جس کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، چاہے وہ حسینہ واجد کی ہو یا چاہے وہ عمران خان کی ہو، وہ ہر آمرانہ گنڈا گردی دہشت گردی والا کام کرتے ہیں، اور ان ریٹرن وہ فوج جس کے بارے میں ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی فوجی اور ڈکٹیٹرز کو ہم کیوں برا کہتے ہیں، کیونکہ جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو آئین کی دھچیاں اڑ جاتی ہیں نا، ڈیموکریسی نہیں رہتی۔ سو بیسیکلی جو فوجی ہیں وہ جمہوریت کے لیے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، لیکن جو سیاستدان ہیں، چاہے وہ حسینہ واجد ہو چاہے وہ عمران خان ہو، کچھ گندے سیاستدان وہ جی جمہوریت کو پیچھے دھکیل کر کے آمریت کو آگے فروخت کر رہے ہیں۔ بھئی آپ مجھے کوئی بھی ایک بندہ بتا دیں، کوئی ایک بندہ عقل سمجھ بوجھ والا جو کہ حسینہ واجد کو ڈیموکریٹ کا ہے، ہر کوئی دجک سے دجک صحافی اور بڑے سے بڑا سیاستدان، اگر وہ ٹرو اسٹوڈنٹ ہے آف پالیٹکس اور اگر وہ سیاست کو سمجھتا ہے، وہ نہ حسینہ واجد کو جمہوریت پسند کرے گا نہ وہ عمران خان کو جمہوریت پسند کرے گا۔ سو بھائی اس کے اندر جو بنگلہ دیش میں ہوا اس کے اندر نشانیاں بہت ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کے لیے سبق بہت زیادہ ہے۔ آپ کو سیکھنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو حالات و واقعات کو بہت اچھے سے بھانپنا ہوگا۔ اور ہاں ایک یہاں پہ میں ضرور کہوں گی، یہ جو شہباز شریف صاحب کو اب ٹھنڈی دھمکیاں دے رہے ہیں نا، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دفتر جاتے ہیں، دفتر سے واپس آتے ہیں، تو پوائنٹ از کہ وہ لٹرلی 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا نون لیگ کی حکومت کو کہ ان کو ریلیف دینا ہوگا عوام کو۔ صرف ایک ہی صورت میں شہباز شریف کو اور اس حکومت کو خطرہ ہے، وہ کسی انقلاب کا یا کسی یوتھیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو صرف یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو، غریب عوام کو اگر ریلیف دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ غریب عوام اگر دلیر ہو گئی تو پھر خطرے کی گھنٹی شہباز شریف کے لیے ضرور پڑ سکتی ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔